71st बीपीएससी के कंफर्म सीट्स के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आ चुका है एंड आज के डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। तो इसमें से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है? तो बेसिकली अगर आप ये समझें कि देखिए भौतिक परिवर्तन कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जो आपका एलिमेंट है वो एक दूसरे में मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब देखें कि अगर आपका सिल्वरवेयर आपका ब्लैकन होता है, चाहे कैंडल बर्न होता है, कर्ड मतलब चेंज होता है, तो इसमें से कौन सा आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा? तो हो जाएगा डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, क्योंकि इसमें आपका कोई इसको आराम से आप रिकवर कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल, इसको वापस से आप चेंज कर सकते हो, और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो अब आप समझें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, क्या है ये? नेचुरल है, फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है? तो क्या हो जाएगा? फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बस फॉर्म चेंज कर रहा है। आप उसको कंडेंसेशन कीजिए, आपको वो वापस से वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू द लाइट ऑफ 7 कलर्स व्हेन पास थ्रू प्रिज्म, आपका सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड, वेट सॉइल लंप व्हेन ड्राइड गेट्स फ्रेजाइल, या डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो कौन सा एग्जाम्पल है आपका केमिकल चेंजेस का? तो देखिए आपका केमिकल चेंज में क्या होता है, सबसे पहली बात कि वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब आप इन तीनों का ही देख लें। अगर मैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट को बोलूँ कि सातों विब गियर में जो आपका, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रिज्म से अगर कुछ ऐसे सातों कलर्स पास करवाते हैं तो वाइट लाइट मिलता है, और यही वाइट लाइट फिर से अगर प्रिज्म में घुसे तो फिर डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल। तो वैसे में अगर वाइट लाइट को आप 7 कलर्स में करो, इसको वापस से आप रिवर्स कर सकते हो, सबको मिला दो वाइट कलर बन जाएगा। तो मतलब ये फिजिकल चेंज है, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। जहाँ तक वेट सॉइल लंप का बात है, जब वो गर्म वो सूखता है तो फिर वो रूखा सा हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, वापस से उसको पानी डालो वापस से वो लंपी हो जाएगा। ठीक है, वाटर में सॉल्ट हमें मिला हुआ है, उसको वापस से वेपराइज करो, सॉल्ट हमारा मिल जाएगा। तो मतलब सारा आपका रिवर्सिबल है। बट अगर एक बार सब्जी मतलब पक जाती है तो क्या ये वापस बन पाती है? तो नो। सो सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड कांट बी रिवर्सिबल। ओके, एंड दैट्स वाई वी नो कि इसका फॉर्म में चेंज हो गया है। इफ देयर इज अ चेंज इन द फॉर्म कॉम्पोजिशन देन इट्स अ केमिकल चेंज एंड इट्स कांट बी रिवर्स। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are the examples of chemical change? Crystallization of sodium chloride, melting of ice, souring of milk। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? तो इसमें बेसिकली क्या है आपका कि केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि कॉम्पोजिशन में चेंज होना, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, और वो इरिवर्सिबल होता है, और ये इंटायरली आपका डिफरेंट हो जाता है। ये आपका जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो पहले प्रोडक्ट से काफ़ी अलग रहेगा। तो अगर हम लोग ये समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन, तो वो नहीं होगा आपका, क्योंकि वो आपका वो फिजिकल चेंज है, दीज आर नॉट केमिकल चेंज। वही अगर आप सोरिंग ऑफ मिल्क करते हैं तो भी आपका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपका वही रहेगा। ओके, लेकिन जहाँ तक आप मेल्टिंग ऑफ आइस करते हैं तो आप उसको वापस से वो कर लीजिएगा। लेकिन सोरिंग ऑफ मिल्क जो है, ये आप एक बार दूध फट जाता है तो क्या आप वापस से उसको रिवर्स कर सकते हैं, दूध बना सकते हैं? नो, क्योंकि उसमें फिर डिफरेंट बैक्टीरियाज, डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ 3 होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों ये दोनों फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलिए डिटेक्ट द ऑड वन आउट। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बेसिकली देखिए ये सारा जो है आपका ऑड वन के सेंस में हम लोग क्या एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक सोच सकते हैं।
तो क्या आप जब भी फ्रूट राइप होता है, चाहे सीमेंट सेटल होता है, चाहे आपका सेट होता है, चाहे बर्न होता है कोल, तो क्या ये सारे में एक्सोथर्मिक नहीं होता है? सारे एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी हीट रिलीज होता है। और जब हीट रिलीज हो रहा है सारे में, तो ऑड वन तो है नहीं, इसलिए कोई भी ऑड वन नहीं है, सब सिमिलर है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल रिएक्शंस बिकम फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर मॉलिकुलर मोशंस बिकम्स रैपिड। तो आप ये समझें कि जो रासायनिक आपकी अभिक्रिया होती है वो कैसे तेज हो जाती है। अगर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आपका ये आवनिक गति किस जिसको कह सकते हो, वो अगर तेज होता है तो आपस में जो केमिकल रिएक्शन होगा वो भी रासायनिक रिएक्शन भी तेज हो जाएगा, और उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोनों क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहा है? दोनों सही है? तो जी दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्या मिलता है हमें? लाइट मिलता है, हीट मिलता है, साउंड मिलता है, या एसिड मिलता है। तो जब हम लोग वाटर को, पानी जल का अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा हीट। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जिस एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे जो आयंस, जो हमारे डिकम्पोजिशन होता है ना H2O का, H प्लस और ये O2 में, ये आपका ऑक्सीजन आयंस में, तो वो आपका क्या करते हैं कि डिज़ोल्व होके आपका सॉल्यूशंस बना देते हैं, एसिडिक या बेसिक, डिपेंडिंग ऑन द क्या कॉम्पोजिशन है। ठीक है। और उस क्रिया में आपका एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस में आपका एनर्जी रिलीज होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, पैस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स, milk is heated for 8 hours. First, milk is heated up to a longer time and then cooled suddenly within the specified time, and none of these. तो जो पास्चराइजेशन होता है उसको क्या, उसमें क्या होता है बेसिकली? तो पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें हम लोग माइक्रोब्स को, मेनली बैक्टीरिया वगैरह को ना, जो खाने में या पदार्थ में जो भी पीने लायक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका ड्रिंक्स हो गए, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, उसको हम लोग उसके बैक्टीरियाज को मारते हैं। ठीक है। अब उनको, उसको मारने के लिए हम लोग क्या, सबसे अच्छा क्या रहेगा हमारा कि हम लोग इसके बारे में देखो, 1864 में 1864 में लुई पैस्चर ने एक डिस्कवर किया कि अगर आप गर्म करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम पे ठंडा करते हो, तो उससे आपका बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो कि स्पॉइलेज, मतलब जो खराब करता था। ठीक है। तो ऐसे में हमारा यही चीज़ को पैस्चराइजेशन करके हम लोग क्या करते हैं कि पहले मिल्क को हीट करते हैं बहुत देर तक, और जब वो अच्छा से हीट हो जाता है तो अचानक से उसको ठंडा करते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम में, एक स्पेसिफाइड कंडीशन में। तो उसके कारण क्या होता है कि दूध का जो बैक्टीरिया होता है जो कि तुरंत उसको फाड़ देता है, कच्चा दूध क्यों फट जाता है? क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया होता है। वही आप उसको गर्म कर दो तो फिर उसमें वो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है। अब बताएं फिर क्वेश्चन नंबर 9। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीपीएससी में भी, एमपीपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी, सब में आ चुका है क्वेश्चंस। तो आई वांट कि आप लोग इसको थोड़ा सा, बस सिंपल है, एक बार देख लें। पैस्चराइजेशन किससे रिलेटेड है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क से, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क से, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से, या डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क से। तो किससे रिलेटेड होगा ये? स्टेरिलाइजेशन से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज को तो सिर्फ मारा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग उसके स्पॉइलेज को बचा लिए, उसके फटने को रोक दिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो भी चले जाते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डिसैलिनेशन आपका सी वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर, डीनेचुरेशन प्रोटीन्स, पैस्चराइजेशन टी। तो कौन सा नहीं मैच्ड है? तो हम लोग क्या देखें कि पैस्चराइजेशन इज फॉर मिल्क, तो आपका टी के लिए तो होगा नहीं। ठीक है। एंड डिसैलिनेशन मतलब क्या होता है कि आप सॉल्ट हटा रहे हो पानी से। ठीक है। तो सी वाटर से आप तो हटाते ही हो। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जहाँ पे ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन है, मानिए यहाँ पे ऐसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे बहुत नमक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप लोग ध्यान देते होंगे कि आप सब लोग आलमंड्स, जो बादाम होता है वो डालते हैं, किशमिश डालते हैं,
तो क्या होता है कि पानी बाहर से अंदर आ जाता है, क्योंकि अंदर में आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहता था, ठीक है, और बाहर में पानी ज़्यादा था, वो आपका लेस कॉन्सेंट्रेशन था। तो हमेशा क्या होता है कि जो लेस कॉन्सेंट्रेशन से ना आपको अंदर आ जाता है, ठीक है, आपका दोनों मैच होगा, ठीक है, पानी आपका अंदर आ जाएगा अगर यहाँ पे ज़्यादा ये है सॉल्ट वगैरह है तो, ठीक है। Okay, next question. Phosphatase test is used for the analysis of milk, tea, वाटर या सारे के लिए। तो फॉस्फेटेज टेस्ट पहले तो होता क्या है ये हमें समझना होगा, और ये इसके बारे में क्वेश्चन आया है ना आपका एमपीपीएससी में आया है, और रिसेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो फॉस्फेटेज बेसिकली यूज़ किया जाता है मिल्क के लिए, ठीक है, मिल्क के लिए और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग वाटर वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे तो ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फॉस्फेटेज होता क्या है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है ना, एक इंजाइम होता है बेसिकली, जो कि रॉ मिल्क कच्चे दूध में मिलता है, और ये क्या होता है अगर आप हीट करोगे ना तो ये आपका इंजाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका एएलपी टेस्ट होता है, इनफैक्ट क्या कहते हैं इसको, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एएलपी। इससे आपको पता चलता है कि उसमें कितना बैक्टीरिया है कि नहीं है, और अगर पेस्चराइजेशन हुआ है तो हुआ है कि नहीं है, ढंग से हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसमें मिल्क में भी कर, मेनली मिल्क में होता है, टी और वाटर में भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कॉन्स्टेंट या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ को देखो, अगर आप एक पानी का ग्लास ले लो, आप उसको बॉईल करो तो 100 डिग्री पे बॉईल होने लगेगा, लेकिन उसी में आप कुछ और मिला दो तो क्या आप नहीं देखते हो कि 2-3 मिनट और लग रहा है उसको, जो आप ये बॉईल कर रहे थे पहले, वो क्यों होता है, क्योंकि आपका क्या होता है, देखिए जब आप इम्प्योरिटीज़ मिलते हैं ना, मिलाते हो ना, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो जब भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हमने मिलाई है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब डिपेंड करता है कि वो इम्प्योरिटी क्या है, ठीक है, लेकिन जनरली अगर बोला जाए तो बढ़ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट ए, रीजन आर, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस, सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो, सॉल्ट और आइस को मिला देते हो, ठीक है, नमक और बर्फ, समझो कि नमकीन बर्फ अगर है आपके पास, तो उसके बाद आपका आराम से टेम्परेचर नीचे भी जा सकता है, ठीक है, टेम्परेचर आपका नीचे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर हो जाता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उसके बाद फिर क्या होता है, अब अगर आप उसके साथ क्या करते हो तो डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये आपका सही है, ये गलत है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और मास इज नोन एज, क्या होगा ये, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको कैसे, ये एक डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है ना, जो प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम में या पर यूनिट मास में, इसको हम लोग सिंपल कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सिंपल मेजरमेंट ऑफ कि कितना सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है एक फिक्स्ड अमाउंट में ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। फॉर टू लिक्विड्स ए एंड बी टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, क्या होना चाहिए, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी जीरो, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, या नन ऑफ द अबव। तो देखो एक आइडियल सॉल्यूशन, और ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है इसी साल का, 2024 में जो 70वीं बीपीएससी हुआ था ना, उसका री एग्ज़ाम उसी में। तो अब आप ये समझे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो आइडेंटिकल होता है प्योर कंपोनेंट के जैसा। इसका मतलब है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का, वो सिमिलर है आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए। इसीलिए कोई एनर्जी उसमें इंथैल्पी नहीं होता है,
ठीक है। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपका चेंज इन एनर्जी दैट ऑकर्स व्हेन अ सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस। अब क्योंकि हमारा आइडियल सॉल्यूशन है तो इंट्रैक्शन तो सिमिलर है, तो आप मिला दिए, कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0। क्वेश्चन नंबर 16, addition of salt to pure water increases the boiling point of water and decreases the freezing point of water। ठीक है, अगर आप सॉल्ट वाटर को मिलाते हो तो इंक्रीज कर जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, एंड व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ओके, तो इसमें से क्या क्या सही होगा आप ये बताएं। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या रहेगा, तो देखिए जब सॉल्ट को आप ऐड करते हो ना तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी होता है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जब आप मिथाइल अल्कोहल को करते हो तो इससे क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल एक्चुअली क्या है, आपका एक वोलेटाइल सॉल्यूट है। मैंने अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले बताया कि किस टाइप के सॉल्यूट को आप ऐड करते हो उससे बहुत डिपेंड करता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा। जनरली अगर इम्प्योरिटीज़ होती है तो कहते हैं हम लोग कि बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाइड किया गया है यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल जो कि वोलेटाइल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है एंड ये भी सही है। ठीक है, बोथ 1 and 2। एंड ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन, इंक्रीजेज स्लाइटली विद डाइल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। सही बात है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप उसमें डाइल्यूट कर देते हो तो क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किससे रिलेटेड होता है कि उसमें कितने आयंस घूम रहे हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन में अगर मानो इसमें इतने थे, ठीक है 10, मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसी में इसमें ऐसे कॉम्पैक्ट है तो ये है आपका कंडक्टिविटी है। अब इसी में हम लोग कुछ ऐड कर दिए कोई सॉल्वेंट, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके रहेगा ना, ऐसा कुछ। तो इससे समझ रहे हैं कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये रखिएगा याद। और ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, 70 इस बार 17वीं में आया था। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल, फोम, इमल्शन या सस्पेंशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इमल्शन क्या होता है, सबसे पहली बात कि इमल्शन, सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जेल क्या है, जेल है आपका मिक्सचर जो कि लिक्विड इन सॉलिड का होता है। आप लोग देखे होंगे इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे जेली, चीज़, दही, कर्ड। तो ये सारे में क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, एक लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हो। ओके, वही अगर आप इसमें देख लें, फोम देख लें, तो फोम क्या है आपका, फोम हो जाता है अगर गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो जैसे हमारा क्रीम हो गया, व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम क्या है कि हम लोग कैसे, अच्छा कभी व्हिप्ड क्रीम बनते हुए देखा है आपने, आप मक्खन वखन मम्मी जी लोगों को देखते होंगे बनाते हुए, तो दे विप अ लॉट, दे विप अ लॉट मतलब बहुत ये गोल 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 करते रहती है। उससे क्या होता है ना कि एयरेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपका गैस हो जाता है, गैस आप एयरेशन हो जाता है ऑक्सीजन का और इन्वायरमेंटल गैसेस का, उसमें आपका उस पदार्थ में जो भी आप बटर वटर कर रहे होते हैं या आपका ऐसे, तो उससे हमारा क्या हो गया, वो फोम कहलाता है। ठीक है, जहाँ तक इमल्शन की बात हुई तो एक कोलाइड है जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब एक लिक्विड ऐसा है जो कि दूसरे लिक्विड का डिस्पर्शन कंटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब मान लो मिल्क हो गया। ठीक है, तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में आपका फैट होता है कि नहीं होता, आपने पैकेट पे देखा होगा 3% फैट, 4% फैट। तो इसमें क्या हो गया आपका ऑयल इन वाटर, है ना, तो वो आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। तो ऐसे ही हम लोग समझ गए कि कैसे आपका मिल्क क्या होगा, इमल्शन होगा। इसमें आपका मिक्सचर होता है 2 इमिसिबल लिक्विड्स का। ओके, देखिए कभी भी आप लोग, इसीलिए क्या होता है कि जब आप गर्म करते हो तो जो उसका
ये होता है आपका, ऊपर छाली वाली आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बेसिकली जो फैट है ऊपर आ जाता है जनरली, तो ये देखा गया है, ठीक है। तो इमल्शन हो जाएगा, इमिसिबल होता है दोनों इमल्शन में। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम, सोल, एरोसोल या इमल्शन। क्या हो जाएगा, इमल्शन। विच ऑफ द दीज इज नॉट अ कोलॉइड। तो बेसिकली कोलॉइड होता क्या है, कोलॉइड एक मिक्सचर है, मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिकली, देखिए क्या होता है ना, एक सॉल्यूशन है उसमें दूसरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से घुला हुआ है, ठीक है, उसी को कोलॉइड कहते हैं। ओके, तो अब इसमें फॉर एग्जांपल आपका फोम हो गया, फॉर एग्जांपल आपका आइसक्रीम हो गया, तो ये सारा चीज़ क्या है आपका, कि ये आपकी हो गया कोलॉइड। ओके, तो हम लोग देख लिए इसमें क्या हो जाए, हनी नहीं है, कोलॉइड नहीं है, हनी। ओके, जहाँ तक बात मैंने भी इमल्शन की बोली थी ना यहाँ पे, तो इमल्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोलॉइड। इमल्शन जैसे ये क्या है, मिल्क इमल्शन है ना, अभी हमने देखा था, तो वो आपका क्या है, टाइप ऑफ कोलॉइड है। इसमें भी क्या हुआ है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं हमारे, और आपका दूसरे सॉल्वेंट में मिले हुए हैं। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन फॉग। फॉग में क्या होता है आपका, तो फॉग बेसिकली हमारा लिक्विड इन गैस है, गैस इन लिक्विड है, सॉलिड इन गैस है, लिक्विड इन लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड इन अ गैस। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। ओके, तो वाटर वेपर जब भी एयर में मतलब ये रहता है, कंडेंस हो जाता है, तो ठंडा हो जाता है, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बनाता है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाता है, और वैसे ही हमारा फॉग बनता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग, और जब आपका टेम्परेचर ठंड के समय में ड्यू पॉइंट से नीचे तरफ एकदम के अराउंड आ जाता है, तो आपका जो वाटर वेपर है वो स्मॉल पार्टिकल्स पे, मतलब डस्ट वगैरह पे आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है। A solution of table salt in a glass of water is homogeneous. Reason: a solution having different composition throughout is homogeneous. Okay? तो solution क्यों homogeneous है, क्योंकि different composition है throughout and is homogeneous। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि different composition नहीं होगा। ओके, कि पूरा में हर जगह अलग अलग composition है, तो नहीं, एक homogeneous solution का मतलब है कि आप उसके किसी भी पार्ट को देख लो, सारे एक जैसे होंगे। अब मानो हम लोग ये पानी है, इसमें हम लोग चीनी ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पहला सिप लो या एंड सिप लो, ठीक है, आपको सब में मिठास वही रहेगी अगर अच्छे से मिला है ऑफ कोर्स। तो उसका मतलब क्या है कि वो कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, थ्रू आउट डिफरेंट रहता है। तो यहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला आंसर गलत है। क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ये आपका रिसेंट में यूपी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 grams ऑफ शुगर विथ हाफ लीटर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विथ नॉट चेंज। अब अनसैचुरेटेड है, ये देखिए ध्यान रखिए, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अभी भी जो हमारा पानी है उसमें और चीनी ऐड हो सकता है, मतलब उसके जो पानी के जो ये जो स्पेसेस होते हैं आपके, उसमें चीनी को ऐड करने की कैपेबिलिटी अभी भी बची हुई है। तो इस केस में क्या नहीं चेंज होगा, देखिए आप जब भी पानी में आप चीनी ऐड करें 100 ग्राम, वो भी तो आपका मास तो चेंज होगा ही, सही बात है, तो ये तो होगा नहीं। डेंसिटी आपका मास अपन वॉल्यूम होता है, वो भी चेंज होगा, मास चेंज हो रहा है तो फिर डेंसिटी भी चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा, थोड़ा ही सा चेंज होगा लेकिन चेंज तो जरूर होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपका ये नहीं हुआ है, सैचुरेट भी नहीं हुआ है, और जब आप ये करो अच्छे से मिल जा रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रहा है, तो आपका वॉल्यूम अभी चेंज नहीं होगा। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन या ऑस्मोसिस या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा जड़ होता है, ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे पानी होता है, तो हमारा जो जड़ का जो आउटर लेयर है ना, हमारा ऐसे भी बॉडी में भी, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इससे क्या होता है कि पानी
इसके अंदर धीरे धीरे जाता है, और इस चीज़ को हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ऑस्मोसिस कहते हैं। आफ्टर कटिंग cucumber, इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू, तो देखो क्या होता है ना कि आप नमक, ऐसे खीरा है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, वाटर है ना यहाँ पे, अब आप कुछ भी नमक यहाँ पे डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, तो ये पानी ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसको क्या हो जाता है, ये आपका हर लेयर जो है काइंड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा ही है, तो हमारा उससे क्या हो जाएगा, वो ऑस्मोसिस ही रहेगा। जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन के कारण पानी का इधर से उधर ट्रैवलिंग हो रहा है और हमें दिख रहा है कि वो एक लिविंग ये है, क्या कहते हैं, लेयर है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पॉसिबिलिटी है, तो हाई चांस है कि वो ऑस्मोसिस ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, during osmosis the solvent travels from the concentrated solution to the dilute solution. In reverse osmosis external pressure is applied to the dilute solution. तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा, एक चीज़ तो जान लीजिए, जब ऑस्मोसिस होता है तो हमने क्या देखा था कि पानी रूट के अंदर जा रहा था कि रूट से पानी बाहर आ रहा था, या किशमिश, जब भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना ऑस्मोसिस में, तो किशमिश का जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अब किशमिश पानी में डालते हो तो किशमिश मोटा होता है कि पानी मोटा होता है, मतलब जोकिंगली बोल रही हूँ, बट आप ये समझें, तो किशमिश के अंदर पानी जाता है, मतलब जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था उसकी तरफ पानी गया, तो फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो फर्स्ट गलत हो गया। अब आप ये समझें कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली किस पे होता है, जब तुम आपका कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट जाए, ठीक है, मतलब किशमिश से पानी निकल रहा है, किशमिश और सूख गया, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए ना, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ लगाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड पे, किशमिश पे लगाना पड़ेगा, ताकि किशमिश से पानी बाहर जाए और वो सूख जाए, जो भी किशमिश में थोड़ा बहुत जूस है आपका ग्रेप्स का वो भी चला जाए, तो कॉन्सेंट्रेटेड पे लगाना पड़ेगा, डाइल्यूट पे नहीं, तो ये भी गलत है, ठीक है, नीदर वन नॉर टू। इफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is placed between the solvent and solution, the solvent molecules will flow from pure solvent to solution. The process of flow of solvent is called reverse osmosis. अभी हमने क्या देखा था कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट जाता है, ठीक है, सिंपल है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने रख दिया, पहले में बोल रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने रख दिया है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग रिवर्स हैं, मतलब ये बोल रहा है, तो अब इसमें से कौन सा सही है आपको ये देखना है। तो देखो प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग ये नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। जब भी देखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे जो कहते हैं, मैं रूट्स का एग्जांपल लेती हूँ, तो हमारा रूट्स जो होता है पेड़ पौधे का, ज़मीन में बहुत सारे आपके केमिकल, मतलब ये होते हैं मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आपका एनपीके नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, और पानी में हम लोग मिला के ये दे देते हैं, ज़मीन को दे देते हैं। अब जड़ उसमें से आपका क्या लेता है, पानी वगैरह लेता है, ठीक है, तो पानी जब लेगा, पानी जा रहा है जड़ की तरफ, तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर आपका जड़ से कुछ बाहर निकल रहा है तब ना हम लोग उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, नहीं, ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है, तो ये आपका गलत हो गया, ये सही है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो नॉट यूजफुल बोल रहा है और सॉलिड इम्प्योरिटीज बोल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सब्लिमेशन में क्या होगा, अगर मानिए बालू में कपूर मिला हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, सब्लाइम होके कपूर ऊपर चला जाता है, हम लोग उसको फिर रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जहाँ तक क्रिस्टलाइजेशन की बात है, तो हर का क्रिस्टलाइजेशन का कंडीशन अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे भी हम लोग सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं, ये भी नहीं है। डिस्टिलेशन आपका क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है प्यूरिफाइंग लिक्विड, ठीक है, और इससे थ्रू हीटिंग एंड कूलिंग,
ओके, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी is used to identify colored substance, determine the structure of substance, dry distillation of coloring substance, separate the substance from a mixture। तो क्या रहेगा इसका आंसर? देखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं लिक्विड मिक्सचर में, उसको हम लोग अलग अलग करते हैं। कैसे होगा? तो बेसिकली ये जो सेपरेशन है ये बेस्ड है कि कैसे आपका मोबाइल और स्टेशनरी फेज है, मतलब हर आप पास करते हो ना कोई भी लिक्विड से, आपका बहुत सारा है, तो उसमें कितना कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, किस इंटेंसिटी से एब्जॉर्ब होगा, कुछ भी उसके बेसिस पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं। ठीक है, वो आपका एक ही मिक्सचर से हम लोग को अगर अलग अलग मोबिलिटी फैक्टर से, ठीक है, चेंज करना है तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड, क्या होता है? वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन। क्या कहलाएगा ये? सब्लिमेशन कहलाएगा। सही बात है, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। A sample of any of the following substance disappears after some time when exposed to air like camphor, naphthalene और dryas। ये इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? अभी जस्ट हमने देखा था, इसको आप क्या कहते हैं? आप जस्ट कमेंट में एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सीम्स बोल रहा है सब्लिमेशन का। मैंने इसको बार बार इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में आ रहे हैं। बीपीएससी में 2017 में भी पूछा, आपका यूपीपीसीएस में पूछा, और फिर आपका 66 बीपीएससी में पूछा। हर 1-2 साल के बाद बीपीएससी में पूछ रहा है। तो आई वांट यू कि आप सारे टाइप के क्वेश्चन जो सेम ही आंसर से बन सकते हैं वो भी बनाएं, ताकि यू डोंट गेट लाइक कंफ्यूज ओवर देयर। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन, ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया है। इसको आप आराम से बता सकते हैं कि नैप्थलीन और सैंड का जो मिक्सचर होता है, इसको हम लोग हीट कर दिए तो नैप्थलीन उड़ गया, और दैट्स हाउ सब्लिमेशन हैपन्स। Match list 1 oxidation number with list 2 and select the correct answer using the codes given below। तो ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या होगा MnO2 का, S का क्या होगा H2SO4 का, Ca का क्या होगा CaO का, और एल्यूमिनियम का क्या होगा NaLaAlH4। तो आप ये समझे हम लोग कैसे निकालते हैं इसको आंसर। अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है पूरा कंपाउंड, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसका 0 होगा। ये सारे का अभी कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मिला मतलब अगर आप सारे के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप जोड़ते हो तो वो 0 होना चाहिए। अब हमें Mn का नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का तो पता है कि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन आयंस होते हैं, मतलब निगेटिव होता है वो। तो हम लोग का क्या हो जाएगा +2, देखिए क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2 × -2। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 0, तो Mn क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देख लें तो सल्फर का हमने देखना है। ओके, वी डोंट नो, वी जस्ट नो कि हाइड्रोजन है तो 1 होगा, +1, ऑक्सीजन है तो -2 होगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? 2 है, 2 × 1 + S + 4 × -2 किस लिए? ऑक्सीजन का -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 + S - 8 = 0, S - 6 = 0, S = 6। ओके, अब आपका Ca में देख लेते हैं, तो Ca प्लस एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 1 × -2 = 0। अब क्या हो जाएगा? Ca प्लस मतलब -2 = 0, मतलब Ca का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसा ही एल्यूमिनियम। चलें, तो अब हम लोग ये देखते हैं एल्यूमिनियम का इन सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो आपका ये हो गया है। अब इसमें हमें देखना है, तो Na का +1 होता है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में। अगर आप ये पूरा कंपाउंड देखेंगे ना, तो इसमें हाइड्रोजन के पास दोनों ऑप्शन होते हैं। एक +1 के लिए भी होता है कि या तो वो ले ले और 2 बना दे, अपने वैलेंसी को सेटिस्फैक्शन मतलब हीलियम कॉन्फ़िगरेशन में आके स्टेबल हो जाए, या तो फिर वो लूज़ कर दें। तो यहाँ पे वो लूज़ कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Na आपका 1 है, एल्यूमिनियम हो गया, और प्लस 4 × -1 = 0। अब इसमें क्या हो जाएगा? 1 + Al - 4 = 0, Al = 3, ठीक है। तो इससे ही हमें मिल जाएगा इसका आंसर। ओके, चलें, इसका क्या आंसर रहेगा आपका? 3, 4, 1, 2।
अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट स्लो कौन करता है? जो आपके केमिकल रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, इनहिबिट कर रहा है, आपके सिचुएशन को कमज़ोर कर रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो पावर है कंबाइन होने का उसको आपको और फास्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल आप समझिए कि रिएक्शन रेट कैसे, पहले आप स्लोज डाउन है ना, इसको छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज़ कैसे होगा, कोई भी इंक्रीज़ कैसे होगा रिएक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें कैटलिस्ट यूज़ करना होता है, हमें प्रोमोटर यूज़ करना होता है कि अगर आप वो वाला एलिमेंट अगर डालते हो, वो कंपाउंड अगर ऐड करते हो तो आपका रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। अब ये बताएं कि कैटलिस्ट कभी स्लो डाउन करेगा? नहीं, चाहे वो होमोजीनियस हो, चाहे हेट्रोजीनियस हो, चाहे कोई भी कैटलिटिक प्रोमोटर है, वो कभी स्लो डाउन नहीं करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? कौन कौन सा है? इवेपोरेशन। एक्सोथर्मिक मतलब ये हीट आपका रिलीज होता है, ठीक है। और इंडोथर्मिक क्या होता है? इंडो मतलब आता है, एक्सो मतलब जाता है, ठीक है। तो आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? आपका हीट आपको देना पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। वही अगर आप डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, कभी आप एसिड में पानी डाल के देखिए, मतलब वो मत करना, पानी अगर लेना थोड़ा बहुत एसिड ऊपर से डालोगे ना तो गर्म हो जाता है वो आपका जो वेसल जिसमें भी करोगे, तो ये आपका एक्सोथर्मिक है, ठीक है। साथ ही साथ कभी चूना आप में देखते होगे आप कि पानी में हम लोग जब मिलाते हैं दोनों को तो अक्सर ये एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करता है, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक है। वही अगर आप सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर चाहते हो तो आप ये देखना कि उसके लिए हमें एंडोथर्मिक चाहिए, उसके लिए एक्सोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो आपका डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आप ये बताएं कि यहाँ पे AgNO3 इन अ कॉपर मेटल, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन इन अ कॉपर मेटल, FeSO4 इन अ सिल्वर मेटल, MgCl2 इन अ एल्यूमिनियम मेटल, क्या होगा? अब हमें एक चीज़ देखा इसमें कि जो कॉपर है ना आपका, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है देन एल्यूमिनियम, सॉरी सिल्वर। फर्स्ट ऑप्शन का मैं देख रही हूँ। अब आप ये बताएं कि जब ऐसा होगा तो आपको नहीं लगता कि कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और जो आपका सिल्वर है वो रिलीज़ हो जाएगा आपका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो हाईली रिएक्टिव होगा दोनों में वो आपको जो लो रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका आंसर सिंपल ये था, और ये आपका 70th BPSC का क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। चलें, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या कहलाता है? जो ग्रेजुअल डीके होता है, धीरे धीरे जो आपका डीके होता है, ठीक है, ऑफ किसका? किसी का भी मेटल का, बाय आप किसी से भी कर सकते हो, एयर से हो जाता है, केमिकल से हो जाता है, तो किसी भी तरीके से अगर आपका डीके हो रहा है तो उसको कोरोजन कहते हैं। अब उसमें चाहे वो ब्राउन कोटिंग मतलब ये रस्ट, बेसिकली जो रस्ट लग जाता है, जंक लग जाता है, ये हो गया, चाहे ग्रीन कोटिंग हो गया कॉपर का, ठीक है, चाहे वो आपका ब्लैक कोटिंग हो गया सिल्वर पे, सारा ही आपका कोरोजन का है, क्योंकि सारे ही आपके जब कोटिंग लग जाते हैं ना धीरे धीरे वो ग्रेजुअल डिके होने का आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, यूनेस्को ने इनॉग्रेट किया 2019 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर केमिकल एलिमेंट्स टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। अब आप ये बताएं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कब आया था आपका और किसने लाया था आपका? हमें एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन आता है कि किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लाया, तो वो लाने वाले थे हमारे मेंडलीव। तो मेंडलीव कब लाए थे ये चीज़? तो मेंडलीव आपका 1869 में उन्होंने पीरियोडिक टेबल को आपका इंट्रोड्यूस किया था, और इसीलिए 2019 में 150 साल मतलब 1869 से लेकर 2019 तक, और ये कौन थे? मेंडलीव। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में PYQ में आ चुका है, तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, assertion. In the periodic table of chemical elements, electron affinity is always found to increase from top to bottom in a group. Okay, group क्या होता है आपका? Vertical column. And in a group, the atomic radii generally increases from top to bottom. मतलब अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आपका क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है।
अगर एक चीज़ देखो, एक सिंपल तो ये है पहली बात तो कि अगर हम लोग पहले सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं तो सही बात है, हाइड्रोजन हीलियम मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे रुबिडियम स्ट्रेंटन ऐसे चले जाते हो अपने ऊपर से नीचे तक, या हीलियम नियॉन आप कुछ भी ले लो तो सही बात है, वो आपका सेल्स बढ़ते हैं तो वो आपका एटॉमिक रेडियाई तो बढ़ेगा, तो ये तो सही है। अब हमें ये देखना है कि रीज़न कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एक का, ठीक है। अब ये बताएं कि पीरियोडिक टेबल हम लोग को मिल गया, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, अगर आपको कुछ याद नहीं है, साइंस अच्छा नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एफिनिटी मतलब अफेक्शन, ओके, कि हम लोग कितना पसंद करते हैं। अब आप ये समझें कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की ये इच्छा, ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, अब वो हमेशा क्या इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। तो क्या होता है कि बेसिकली अगर आप ऊपर से नीचे अगर वर्टिक टॉप टू बॉटम जाएं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, मैं इतना ही अभी एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें क्या होगा कि ये हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये इंक्रीज करेगा जब इधर जाएगा, इंक्रीज करता है जब लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन डिक्रीज करता है जब टॉप टू बॉटम जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होता है ना, देखिए जब आप इधर से इधर जाते हो ना, लेफ्ट से राइट जाते हो, तो आपका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। साइज़ छोटा होगा तो हमारा जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, जिसमें पॉजिटिव आपका होता है, उसमें प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ये बड़ा रहता है, तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, धीरे धीरे सेल्स और दूर जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें खींचने का जो कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो कम हो जाएगा, इसीलिए ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो, ठीक है, कि न्यूक्लियस से जितना अगर आप छोटा होते जाएगा तो आपको अट्रैक्ट करने का उसका कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, और अगर हमें वही अगर देखा जाए कि आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैपेसिटी, या आपका पोटेंशियल या कैपेसिटी, तो आप ये समझें कि अगर आपका आप इधर जा रहे हो, ठीक है, तो आयोनाइजेशन कैपेसिटी क्या होगा, आपका नज़दीक है, ठीक है, तो इसमें बढ़ेगा कि घटेगा, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इन शॉर्ट अभी तो यहाँ पे ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो गलत है, क्योंकि एफिनिटी क्या होता है, क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं, हमारा साइज बढ़ रहा है, तो हमारा जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो आपका उतना ज़्यादा नहीं होगा कि और इलेक्ट्रॉन्स को ले पाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये गलत है, ये सही है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 41, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जनरली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड क्या हो गया, रोज हो गया, और आयोनाइजेशन इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है एज एटॉमिक वेट इंक्रीजेस, लेट्स सी। और इन ए गिवन पीरियड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है, डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा इसका, आप समझे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब हो जाता है कि हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएं ताकि हम लोग केमिकल बॉन्ड बनाएं, ठीक है। अब बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, आयोनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, पोलर कोवेलेंट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को अगर हिंदी में बोला जाए तो वो खींचने का आपका एबिलिटी, शक्ति, ठीक है। अब हम लोग इसको देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। अब आयोनाइजेशन, आप इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे कि आप पाओगे, डिपेंड करता है आपको रेडियस पे, क्यों, अगर छोटा होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस का पावर बहुत ज़्यादा होगा, वो नहीं चाहेगा कि आप निकल जाओ। अब हाइड्रोजन एक उसके पास प्रोटॉन है और आपका एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो चाहेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन उसका निकल जाए, इसलिए उसका हाइड्राइड बहुत माइनस बहुत कम मिलता है आपको, ठीक है, +1 ही रहेगा कि वो अब आप ये समझिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस जो होता है, अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस का बात करें, एटॉमिक रेडियस
तो अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, L2R जा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, होगा ना आपका। और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। सही बात है, क्योंकि शेल्स ऐड हो जाएंगे आपके। अब आप ये बताएं कि जब ये डिक्रीज़ होगा लेफ़्ट से राइट में, हमारा जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है तो आयोनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आप ईजिली आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, मैं आईपी से लिख रही हूँ, आईपी से आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो इंक्रीज़ होगा ना, कि आप इजीली नहीं निकाल सकते हो। वही अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ और साइज़ आपका बड़ा हो गया है, तो आपका इलेक्ट्रॉन तो आप जो भी है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए आईपी जो होगा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलोंग अ पीरियड, तो नहीं भाई, जैसे जैसे पीरियड में जाता है साइज़ छोटा होते जाता है, एंड साइज़ छोटा होते जाता है उससे निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ एलोंग अ पीरियड, ठीक है। और अगर आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन डिक्रीज अलोंग एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस। अब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है हमारा, टॉप टू बॉटम में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर चुका है। तो हमारा जो देखिए, इसको हम ऐसे एग्जांपल कर देते हैं, लेफ़्ट टू राइट अगर देखते हैं। अब आपका ये जो है, हम लोग एक चीज़ देखे हैं कि जो लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ थोड़ा छोटा होता है, तो आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन को लेने का जो इच्छा है, एफिनिटी मतलब इच्छा समझ लीजिए यहाँ पे, वो भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो ये आपका सही है, ठीक है। इन अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। अब ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये भी आपका इंक्रीज करेगा ना, ये आपका इंक्रीज करेगा, तो हो गया आंसर 2। सिंपल देख लें, एटॉमिक रेडियस अगर छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस अगर बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग को छोड़ देना होगा, हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। तो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 क्या होता है आपका, आपको क्या उसका कोई एलिमेंट याद है, क्या आप उसका कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं मुझे। तो देखिए, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में क्या हो जाता है हमारा, हमने ये देखा होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से जाएं तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका, इसको भी 2 छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आपका ग्रुप 3 आया, यहाँ पे ग्रुप 4 आ गया। इसमें क्या हो गया, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम हो गया, यट्रियम, जिरकोनियम हो गया, ठीक है। अब ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का क्या क्या ये आपका ये प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों एसिडिक एंड बेसिक दोनों काम करता है। अब इसके कारण ये आपका इजीली यूज़ हो पा रहा है, कहाँ पे यूज़ हो पा रहा है, एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों में यूज़ हो, और हम लोग इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये आप मुझे एग्जांपल में बता दें। मैं बता सकती हूँ बट आई वॉन्ट, तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है केमिकल इंडस्ट्री में। अब मानिए समझिए कि जो भी एलिमेंट आप एसिडिक भी यूज़ कर सकते हो, ये बेसिक भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ना आप कहीं भी बनाने में। मेडिसिन में बहुत यूज़ है, मेडिकल ऑइंटमेंट्स में जिंक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन में, ठीक है, मतलब आपका सनस्क्रीन वगैरह में, तो वो सारा हो गया, ठीक है। करेक्टली मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ वैलेंसी, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम एंड सल्फर। तो आप क्या इसका एटॉमिक नंबर्स बता सकते हैं मुझे आप। तो सिलिकॉन का क्या हो गया हमारा 14, फ्लोरीन क्या है 9 है, आप एल्युमिनियम क्या है 13 है, सल्फर क्या है 16 है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका, देखिए सिलिकॉन क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 4, ठीक है। फ्लोरीन क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 7, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा हमारा 2, 8 एंड 3,
एंड सल्फर क्या हो जाएगा आपका 2, 8 एंड 6। अब आप ये बताएं कि हमारा स्टेबल कौन सा होता है, 2, 8 हो गया, 2, 8, 8 हो गया, ठीक है। तो सिंपल में मैं ये बताती हूँ कि अब इसमें आप क्या करोगे, या तो आप लोगे या तो फिर आप दोगे, ठीक है, +4 -4 करोगे। तो बेसिक क्या है इसका कि 4 ही वैलेंसी होगा इसका। जितना आप इलेक्ट्रॉन्स को ये आप दे सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो, एम्फोटेरिक का के तरह काम करेगा ये। अब ये समझें कि ये क्या है, अब ये 7 है, ये चाहे एक इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए तो ये आराम से काम कर सकता है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स को एक वैलेंसी हो जाएगा इसके पास। इसके पास क्या है, ये 3 को लूज़ करना आसान है या 5 को लेना आसान है, 3 को लूज़ करना आसान है तो 3 हो जाएगा वैलेंसी। अब इसके पास क्या है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स या चाहिए या दे सकता है कि आपका वैलेंसी हो। वैलेंसी कोशिश हमेशा होता है कि जो आप ये 6 छोड़ें या फिर 2 ले तो ज़्यादा एफिशिएंट क्या है 2, तो इसका क्या हो जाएगा 4, 1, 2, तो मतलब ये आपका 4, 1, 3, 2। ओके, ऐसे आप मैच कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का 4 हो जाएगा, उसके बाद अल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन है ना, तो 4, 1, 3, 2। चले 44, द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंगनीज एंड सिलिकॉन। तो याद रखिएगा कि जो सॉइल लेयर है ना, हमारा सॉइल लेयर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 40%, सॉरी 46% के अराउंड। अगर आप वही सिलिकॉन देख लें, सिलिकॉन अराउंड 28%। ओके, और अगर हम लोग उसके बाद देखते हैं तो अल्युमिनियम मिलता है हमें, अल्युमिनियम कितना मिलता है 8.13%। मैं पूरा लिख दूं क्या, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग को रिवाइज करने के लिए। आप लोग को क्या PDF चाहिए इसका, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बताइए। हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, वी विल प्रोवाइड इन द टेलीग्राम चैनल। ओके, अल्युमिनियम हो गया आपका 8.13, एंड उसके बाद कौन सा है तो आयरन है, कितना 5%। उसके बाद कैल्शियम आता है 3.65%, एंड उसके बाद आपका कार्बन आता है बहुत कम 0.6%। तो इन केस अगर बोला जाए कि एलिमेंट कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में या फिर सॉइल लेयर में, तो यहाँ पे ये भी बोल सकता है और अर्थ क्रस्ट भी बोल सकता है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, ओसियाल, ओसियाल ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है, ओसियाल। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ओके, चलें, तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा ऑक्सीजन। इस पर हमारा बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट बाय परसेंटेज मास इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, एज वी डिस्कस्ड। यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, मैंने इसलिए दोनों इंक्लूड किया था ताकि अगर आपको सॉइल लेयर और अर्थ क्रस्ट में ऐसा कन्फ्यूजन हो तो एक बार PYQ में वो आया था आपका, और ये आपका UPSC का है, और जो ऊपर का मैंने करवाया था ये BPSC का है। तो UPSC वाले BPSC में रिपीट होते हैं, BPSC वाले UPSC में रिपीट होते हैं। सो यू हैव टू, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट, मतलब स्टेट PCS का कर रहे हो तो या इवन UPSC का कर रहे हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, करना चाहिए आप लोग को, ठीक है। विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन, हमने क्या किया OCR किया ना। तो अगर ऐसे याद रहता तो हम लोग आराम से सिलिकॉन मार के निकल जाते, और सिलिकॉन का अराउंड कितना था 28%, ऑक्सीजन का कितना था 47%, 46.6% है, 46 याद रखो चाहे 47 याद रखो चलेगा, ठीक है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एलिमेंट कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स। अब देखो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, ये PYQ है आपका, कहाँ पूछा गया है, UP PCS में पूछा गया था, और ये होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। आपको लगेगा कि अरे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है तो हो सकता है यूनिवर्स में भी ऑक्सीजन हो, नहीं, हाइड्रोजन होता है। इनफैक्ट आपका 75% सब कुछ जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन का बना हुआ है, ठीक है। बाकी में आपका 25% में हीलियम ज़्यादातर है। ओके, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यूनिवर्स में ऑक्सीजन होगा, नहीं। 75% हाइड्रोजन है, 25% के अराउंड हीलियम है, ऑक्सीजन, और बाकी सारे एलिमेंट्स तो मुश्किल ही से 1-2% होंगे तो होंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ये भी पूछा गया है। एंड अभी देखा जाए तो इसका आपका अराउंड 118 के अराउंड है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डिबेटेबल था, राजस्थान के PCS में आया था, डजेंट मैटर नाउ, ठीक है, ये कैंसल्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट, कौन सा है, सैंड है, डायमंड है, मार्बल है, शुगर है, कौन सा फंडामेंटल एलिमेंट है। तो आप ये समझें कि हमारा जो डायमंड है
वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये आपका सैंड तो क्या है, सैंड आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन ये सब से मिला हुआ है। मार्बल क्या है, कार्बन कैल्शियम ऑक्सीजन से मिला हुआ है। शुगर जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ है। लेकिन फंडामेंटल देखा जाए तो ये तो कार्बन का ही आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड इज एज वी डिस्कस्ड, किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। एंड ये आपका ये भी पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। अब आप ये बताएं, एक क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में आ चुका है, तो एलिमेंट को कितने टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट होते हैं हमारे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, होते हैं ना। अगर बोला जाए जैसे बीपीएससी में 2019 में क्वेश्चन था कि विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, गैसेस, मेटलॉइड, तो भाई गैसेस कहाँ से एलिमेंट हो जाएंगे, तो गैसेस तो होंगे नहीं, ठीक है। कुछ आपके ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, कुछ नॉन मेटल्स कहलाते हैं, कुछ आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो गैसेस में गैसेस इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और एक और चीज़, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपका फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा था, आर्टिफिशियल, मैं आर्टिफिशियल का बात कर रही हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, टेक्नीटियम, ठीक है। और इसका क्या हम लोग लिखते हैं, सिंबल टीसी, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला भी एक पीसीएस में इसके पीवाईक्यू में आया था कि पहला बताइए कि कौन सा आर्टिफिशियल एलिमेंट प्रोड्यूस्ड है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको ऐसा ही केमिस्ट्री स्पेशल चाहिए, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारे केमिस्ट्री और सारे जो भी इंपॉर्टेंट साइंस के, जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको मैं इसमें कवर करूँ। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में हमें अपना फीडबैक दें। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।